हेलो गाइस, तो हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने ये मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है और मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप ये प्लेलिस्ट देखो मोल कॉन्सेप्ट का, और ये लास्ट क्लास रहेगा मोल कॉन्सेप्ट का। तो पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लॉज आते हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मतलब इसको हम एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे जो रिएक्टेंट होता है, जैसे मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताता हूँ क्या होता है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट करते हैं ना उसको क्या बोल देते हैं हम? रिएक्टेंट। और इसको हम क्या बोल देंगे? सी और डी को क्या बोल देंगे हम? प्रोडक्ट। समझ आ रही बात? तो जो रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मुझे मालूम है ये आपको पता होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो कहता क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है क्या कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा ना उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि मास जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 10 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का है, तो इधर भी सी और डी मिलाकर 20 ग्राम ही होगा। और कहाँ से एक्स्ट्रा आएगा या मास कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि ए और बी में बी का कुछ पार्ट जो है वो रिएक्ट नहीं हुआ होगा, तो फिर भी तो वो रहेगा तो रिएक्शन में ही ना। तो जो रिएक्शन होने के पहले जो मास था वही रिएक्शन के बाद का भी मास होगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर कुछ रिएक्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो भी तो होंगे उस बीकर में ही जहाँ भी रिएक्शन हो रहा होगा। समझ आ रही है बात? तो ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ पे चलते हैं हम। अब ये देख, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ठीक है, इस पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे ही है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना है इसका आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। एक किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। इसने ये बोला था कि कोई भी एक कंपाउंड है उसको कहीं भी किसी भी सोर्स से निकालो। लाइक पानी ले लेते हैं, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O है। ठीक है, तो बोलते क्या है कि चाहे वो अब टैप वाटर हो, चाहे वो आप गंगा जल हो, चाहे वो आप किसी नाली से निकालते हो, चाहे आप वो कहीं और से भी निकालते हो, समंदर से निकालते हो, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो H2O ही होगा। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? H2O ही होगा। वाटर है तो H2O ही होगा। मतलब उसमें 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, सोर्स कोई सा भी हो। तो वही बोल रहा है कि रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेम। समझ आ रही बात? और ये कोई डिपेंडेंट नहीं है कि ये कैसे बना है या किस सोर्स से लाया गया। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। नाम से ही लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मतलब H2O ही होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। तो अगर एटम सेम होंगे तो मास भी क्या होंगे? सेम ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब तीसरा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या है? सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है तो हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, ये क्या बोल रहे थे? ये बोलते हैं क्या कि किसी भी 2 एलिमेंट को जब कंबाइन करते हैं और तीसरा बनता है, तो जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो रहा है। तो कहते क्या है कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो भी ऑक्सीजन बनेगा ना, अलग अलग कॉम्पोजिशन के बन रहे हैं ना, N2O, NO, N2O3। एटम तो हमारे सेम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन कंपाउंड अलग अलग हैं। ये NO है, ये N2O3 है, इसका कुछ और प्रॉपर्टीज़ होगा। ये N2O4 है, इसका कुछ और प्रॉपर्टीज़ होगा। बट उन्होंने क्या बोला? किसने? जॉन डाल्टन ने, कि नाइट्रोजन का अगर हम ये मास या वेट जो भी है उसको हम कांस्टेंट रख लें तो ये जो 16 है, ये है 1648 है, तो ऑक्सीजन का जो कंपोनेंट होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। मतलब सिंपलेस्ट रेशियो मतलब कि 2 कंपाउंड जो हैं उनका ऑक्सीजन का क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। चलिए, मैं अगर अभी भी नहीं समझ आया तो देखते हैं। N2O का क्या है? इसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में क्या लिख सकता हूँ? 14:8 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये किसका हो गया? N2O का हो गया। NO का क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ सिंपलेस्ट रेशियो में, तो मैं 7:4 लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14:16 देखते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 7:8 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7:12 लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? नाइट्रोजन का कांस्टेंट रख रहा हूँ। 28:64 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 7 कितना लिख सकता हूँ? 16 लिख सकता हूँ। 28:80 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 7:20 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का कांस्टेंट रख के अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में आता है ना। अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड करूं तो ये ऐसा रहा 1:2, 2:3, 4:5।
तो ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करके सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं। बट क्या है, इनका अगर नाइट्रोजन का वेट कांस्टेंट रखा तो बाकी जो ऑक्सीजन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो वो क्या होंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में ही बनेंगे। ये क्या था, लॉ ऑफ, क्या था, क्या पढ़ रहे थे हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अब एक लास्ट लॉ देख लेते हैं। लास्ट लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम से ही लग रहा है, किसने दिया था, गे लुसैक ने दिया था। ये सब पूछ सकता है नीट में, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। गैसियस वॉल्यूम किसने दिया था, गे लुसैक ने दिया था। इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि जैसे हम गैसियस रिएक्शन, ये सारे गैस हैं, ठीक है, ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है। तो इसने क्या बोला कि वॉल्यूम का भी सेम होता है, लाइक इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 1। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं पता लग रहा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो, 2 है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एक वॉल्यूम ए का एक वॉल्यूम बी के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम सी बनाएगा। क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2 है, इसलिए 2 वॉल्यूम बनाएगा। यही किसने बताया था, गे लुसैक ने बनाया था। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो में ही ये डिवाइड होता है। लाइक देखो 1:1:2 है ना, 1:1:2, तो सिंपलेस्ट रेशियो में बनने चाहिए। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई और सी भी वीडियो चाहिए जल्दी में, क्विक रिवीजन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ।